क्या आपने कभी अपने चारों तरफ होने वाली रिएक्शंस को गौर से देखा है? क्या होता है जब दूध से पनीर बनाया जाता है? आपके घर में रखा हुआ आयरन, लोहा, जंग खाता है, उस पे रस्ट आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? ठीक है? जब आप कार्बन को बर्न करते हो, उसका कंबशन करते हो, तो क्या होता है? जब आप खाना खाते हो, खाना डाइजेस्ट होता है, तो क्या होता है? बहुत सारी रिएक्शंस हो रही है हमारे चारों तरफ, बहुत सारे रिएक्शंस। देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, बट क्या कभी सोचा है ये रिएक्शंस क्या हैं? इनके टाइप्स क्या हैं? चलो छोड़ो ये बातें। सबसे पहले ये बताओ, क्लास 10th में पढ़ते हो और अभी भी परेशान हो कि किस ट्यूटर से अपनी पढ़ाई शुरू करूं, किस टीचर को अपना फेवरेट टीचर बनाऊं, फिजिक्स कैसे क्लियर होगी, केमिस्ट्री कैसे क्लियर होगी, बायो कैसे क्लियर होगी। ये सारे के सारे कंफ्यूजन दिमाग में घूम रहे हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म देखे होंगे, बहुत सारे टीचर्स देखे होंगे, है ना, बट वाइब्स मैच नहीं कर रही हैं। तो अभी आप राइट प्लेस पर आए हो। आप देख रहे हो दीपाली पांडे को और ये है मेरा चैनल अभ्यास इंस्टीट्यूट। मैं पढ़ाने वाली हूँ आपको क्लास 10th की साइंस, वो भी बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, आपको मेरे साथ बने रहना है, मेरे लेक्चर्स को ध्यान से सुनना है, अपनी प्रॉब्लम्स को मुझे कमेंट में बताना है। अगर आप क्लास 10th के वाकई में सीरियस स्टूडेंट हो और एक टारगेट रखते हो कि क्लास 10 साइंस में बहुत अच्छे नंबर लाने हैं, तभी आपको अपनी वाइब्स मेरी वाइब्स के साथ मैच करनी है। ठीक है, तो अभी मैं बात कर रही थी केमिकल रिएक्शंस के बारे में। आपने देखा होगा कि जब इंसानों में जैसा होता है ना, इंसानों में रिएक्शंस होती हैं। देखो मैं कंपेयर कर रही हूँ इंसानों की और जो केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्टेंट्स की। दोस्ती होती है ना, दोस्ती होती है तो क्या होता है? कंबाइन होते हैं, चीजें कंबाइन होती हैं, है ना, कॉम्बिनेशन होता है। रिएक्शंस में भी सेम ऐसा होता है, कभी ब्रेकअप हो जाता है, कभी इंसान का कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। तो ये सारी चीजें हमें केमिकल रिएक्शंस में भी देखने के लिए मिलती है। मेरी बात पर यकीन नहीं है? बने रहो। मैं आज आपको पढ़ाऊंगी क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का एक बहुत ही बैकबोन कह सकते हो इसको, इस चैप्टर का। और वो बैकबोन क्या है? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। बच्चों, इससे पहले मैं इस चैप्टर के कुछ पार्ट को कंप्लीट कर चुकी हूँ। आपको मेक श्योर करना है कि वो आप दोनों पार्ट बहुत अच्छे से देखो और फिर इस पार्ट को उन दोनों पार्ट से क्या करो, कोरिलेट करो। देखो मैं तुम्हें एक चीज बताती हूँ, बहुत क्लियर से ध्यान से बात मेरी सुनो। अगर हम किसी भी चैप्टर को बहुत स्ट्रांगली पढ़ लें, बहुत अच्छे से पढ़ लें, ठीक है, अगर आपकी बुक में मैं कह रही हूँ बहुत सारे चैप्टर्स हैं बट आप सारे चैप्टर पढ़ना चाहते हो, बहुत अच्छे से नहीं पढ़ते हो, तो क्या फायदा? कोई फायदा है? कोई भी फायदा नहीं होगा। आप एक एक चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ो, इतना अच्छे से पढ़ो कि उस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आए, आप उस क्वेश्चन का आंसर लिखने में सक्षम हो। ठीक है, तो ये मैंने सीखा है, ये मैं अपने बच्चों को भी बताती हूँ। मैं उनको बताती हूँ कि आप राइटिंग जरूर करो, किसी भी टीचर का लेक्चर देखो, समझो, सुनो, राइट जरूर करो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं ना एग्जाम हॉल में, हम ब्लैंक हो जाते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं इतने सारे क्वेश्चंस को अपने सामने देखकर। बट सडनली क्या होता है कि हमारे हाथों को पता होता है कि क्या लिखना है। मेरी ये बात को नोट कर लो, ये मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं कह रही हूँ, मैंने ऐसा खुद अपने साथ फील किया है कि हमारे हाथों को पता होता है कि क्या लिखना है। हम लिखते जाते हैं, लिखते जाते हैं, लिखते जाते हैं, अगर हमने अच्छे से प्रैक्टिस की होती है तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और वो टॉपिक क्या है? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। सो मेरे पीछे बोर्ड पर आप लोग देख सकते हो कि मैंने कुछ टाइप ऑफ रिएक्शंस मेंशन किया हुआ है यहाँ पर। जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई है, ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो मतलब ये रिएक्शंस हैं क्या? ठीक है, चिंता मत करो, मैं सारी रिएक्शंस को एक एक करके आपको समझाऊंगी, बस देखते रहो वीडियो को और समझते रहो। देखो सबसे पहले हम समझेंगे कि व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में तुमको एक एग्जांपल दिया था कि यू आर
someone who is idle, who is alone, but suddenly someone meets to you and your wife matches to that person. मतलब क्या है कि आपकी वाइफ किसी एक व्यक्ति के साथ मैच हो जाती है एंड यू वांट टू बी हिज और हर फ्रेंड, तो होगा क्या, दोस्ती होगी, है ना। आपको कोई व्यक्ति अच्छा लग रहा है, आपको दोस्ती हो जाएगी, दोस्ती हो जाएगी तो क्या होगा, एक बॉन्ड क्रिएट होगा और एक नया प्रोडक्ट होगा, ठीक है, एक नया प्रोडक्ट बनेगा। अगर हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोले बच्चों, तो फॉर एग्जांपल मैंने माना कि भाई ए और बी ये दो कोई रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है, इनकी वाइफ्स मैच हुई, इनकी दोस्ती हुई, और जब इनकी दोस्ती हुई तो इन्होंने एक प्रोडक्ट बनाया, सी प्रोडक्ट बना दिया। अब सी जो है वो क्या है, C is a combination of A and B। जब A और B ने आपस में दोस्ती की, आपस में कंबाइन किया, तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा। ध्यान रखो, आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस को, आपको उन्हें आइडेंटिफाई करने के लिए ये जानना होगा कि क्या किसी रिएक्शन में दो पार्टिसिपेंट है या दो से ज्यादा पार्टिसिपेंट है और वो मिलकर के क्या एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो अगर ऐसी रिएक्शन आपको दिखती है तो वो एग्जाम्पल होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, ठीक है। तो देखो, जैसे कार्बन है, कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की और बना दिया कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो, दो रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट, ठीक है, दो रिएक्टेंट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आपस में मिक्स हुए, मतलब आपस में मिले और एक प्रोडक्ट बना दिया वाटर, तो कॉम्बिनेशन हुआ। इसी तरीके से मैग्नीशियम ने जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की, मतलब दोस्ती की, तो एक प्रोडक्ट बनाया मैग्नीशियम ऑक्साइड। बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं बच्चों, ऐसा नहीं है कि जो बोर्ड पर मैंने ये 3 एग्जाम्पल्स लिखे हैं यही होंगे, आपको बहुत सारी रिएक्शंस मिलने वाली है फ्यूचर में ना। आप खुद ही आइडेंटिफाई करो कि यहाँ पर कौन सी रिएक्शन हो रही है, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को, समझ रहे हो तो बताओ, ठीक है। आप क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आप डिफरेंशिएट कर पाओगे कि कौन सी रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, वो रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन होते हैं और क्या बनाते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। चलो आगे पढ़ते हैं। अब होता है क्या है कि देखो, ये एक एक्टिविटी आपकी बुक में दे रखी है, एनसीईआरटी बुक में, आप चेक करना कि इस तरीके का एक बीकर दे रखा है, उसके अंदर पानी दे रखा है, ठीक है, पानी है और नीचे कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक। तो होता क्या है कि कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला ये होता है CaO। CaO स्टैंड फॉर कैल्शियम ऑक्साइड। अब हो क्या रहा है कि जब ये कैल्शियम ऑक्साइड जो है पानी में मिक्स किया जा रहा है, तो कुछ बबल्स टाइप के दिख रहे हैं यहाँ पे ना, ये देखो, हीट रिलीज हो रही है, हीट, और एक प्रोडक्ट बन रहा है CaOH होल ट्वाइस, ठीक है बच्चों। यहाँ पर ध्यान रखो, मैं आपको एक चीज बता रही हूँ कि जो CaO होता है उसको हम क्विक लाइम कहते हैं, आपके एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन भी है, और जो CaOH होल ट्वाइस है इसको हम स्लेक्ड लाइम कहते हैं, ठीक है। तो होता है क्या है कि जब क्विक लाइम में पानी मिलाया जाता है तो स्लेक्ड लाइम बनता है और हीट निकलती है, इसीलिए अगर कोई व्यक्ति इस कंटेनर को हाथ से छूकर टच करता है तो उसको पता चलता है कि जो कंटेनर है वो गर्म हो गया है। गर्म क्यों हो गया है, क्योंकि इसमें रिलीज हो रही है हीट, ठीक है। तो जिस भी रिएक्शन में हीट रिलीज होती है तो कंटेनर हो जाता है हॉट, छूने से पता चल जाता है। और ये कौन सी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन प्लस एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में अभी बाद में भी पढ़ेंगे, बट आई एम जस्ट गिविंग यू एन हिंट कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन ना। तो एक्सोथर्मिक का मतलब एक्सो मीन्स क्या हुआ, एक्सो मीन्स होता है एग्जिट, और थर्मिक मीन्स क्या होता है, हीट, ठीक है। तो मैं थर्मिक की जगह हीट लिख देती हूँ। तो एक्सो मीन्स एग्जिट और थर्मिक मीन्स हीट, मतलब कोई भी रिएक्शन जिसमें हीट क्या हो रही हो, रिलीज हो रही हो, तो उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर देखो, ये जो आपका ये जो प्रोडक्ट बन रहा है ना बच्चों, ये वाला प्रोडक्ट, तो ये प्रोडक्ट का पता है क्या यूज होता है, ये जो प्रोडक्ट होता है जैसे घरों में ना वॉल पर चूना करने के लिए जो यूज होता है ना, तो ये जो मिक्सचर है, ठीक है, ये मिक्सचर जो है घरों में चूना करने के लिए यूज होता है, मतलब व्हाइट वॉश करने के लिए यूज होता है। और जब हम स्लेक्ड लाइम को वॉल पे मिक्स कर देते हैं तो ये क्या करता है, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड से
ये जो आपका CaOH होल ट्वाइस बन रहा है ना, ये CaOH होल ट्वाइस एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके सूख करके, ठीक है, CaCO3 बना देता है, और जो वाटर होता है वो क्या होता है, वो वेपोराइज हो जाता है, ठीक है। और ये जो होता है इसको हम बोलते हैं लाइम स्टोन बोलते हैं, इसका कॉमन नेम है, बट इसका जो केमिकल नेम होगा वो होगा कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो हार्ड हो जाता है, जब आप चूना करोगे और 1-2 दिन के बाद देखोगे तो वो बिल्कुल लेयर जो होती है वो हार्ड हो जाती है, चिपक जाती है, मतलब वो बाहर नहीं आता। अगर आप उसको रब करोगे, हाथों से छू करके देखोगे तो बाहर नहीं आता, तो वो बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, या फिर उसको बोलते हैं लाइम स्टोन, ठीक है। तो ये इस तरीके की रिएक्शन होती है, ये देखना आप, ये रिएक्शन आपकी बुक में भी दी हुई है। इसी तरीके से यहाँ पे थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा बताया बिकॉज इट वाज मेंशन्ड इन योर एनसीईआरटी बुक। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो मिथेन है, CH4 जो है वो मिथेन होती है, शायद आप लोग फैमिलियर ना हो तो मैं नाम लिख रही हूँ मिथेन। जब ऑक्सीडेशन होता है मिथेन का, ऑक्सीडेशन का मतलब है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, ठीक है। तो जब भी मिथेन की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस निकलती है और वाटर भी निकलता है। तो यहाँ पे क्या है, वाटर का मतलब यहाँ पर वेपर भी निकलती है और इसमें हीट भी निकलती है, तो ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का उदाहरण है। तो यहाँ पर हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज आप ध्यान रखो कि ये दोनों ही एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी बुक में दिए हैं। ये वाली जो रिएक्शन है ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, बट ये वाली रिएक्शन क्या है, कॉम्बिनेशन नहीं बट एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो बच्चों क्या है, एक चीज ध्यान रखो कि मोस्टली कॉम्बिनेशन रिएक्शंस एक्सोथर्मिक होती हैं, बट सारी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस एक्सोथर्मिक नहीं होती हैं, ठीक है। इस चीज को हम याद रखेंगे। ये एक्टिविटी क्लियर हो गई, ये रिएक्शंस क्लियर हो गई, इस चीज को आप मुझे बता देना। चलो अब हम आगे बढ़ेंगे एंड नाउ वी विल स्टडी अबाउट रेस्पिरेशन। भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, ऐसा क्यों? देखो हमने रेस्पिरेशन कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ब्रीदिंग एक सिंपल प्रोसेस है, ब्रीदिंग का मतलब होता है O2 लिया, CO2 निकाल दिया, बट रेस्पिरेशन में क्या है, ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, क्योंकि जो हम O2 ले रहे हैं वो O2 हमारी बॉडी के अंदर जा रही है। हमने जो डाइजेशन के थ्रू ग्लूकोज जो है वो अपनी बॉडी में स्टोर किया था ना, ठीक है, तो वो ग्लूकोज क्या हो रहा है, वो ऑक्सीजन के साथ क्या हो रहा है, मिक्स हो रहा है, और फिर क्या बना रहा है, वो कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर निकाल रहे हैं, वाटर बाहर निकाल रहे हैं, और कुछ एनर्जी हमको मिल रही है। तो रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है कि रेस्पिरेशन में यही जो कार्बन डाइऑक्साइड हमने ब्रीदिंग के थ्रू ली थी, और यही कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसके साथ रिएक्शन कर ले रही है। ये रिएक्शन उल्टा लिख गई है मुझे लग रहा है, आई एम सो सॉरी। यहाँ पर देखो ये जो ग्लूकोज हमारी बॉडी में स्टोर था, ठीक है, इस रिएक्शन को मैं दोबारा से लिख देती हूँ। जो C6H12O6 ये जो ग्लूकोज था, ये जो है हमारी ऑक्सीजन के साथ, जो हम ऑक्सीजन ब्रीद इन कर रहे हैं ना, उसके साथ जो है रिएक्शन कर रहा है, ठीक है। और ये जो रिएक्शन करने के बाद हमको क्या मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है, और हमको क्या मिल रहा है, पानी, ठीक है। पानी जो लगातार स्वेटिंग हो रही है हमारी बॉडी से, जो पानी रिलीज हो रहा है वो सब इसके थ्रू ही हो रहा है, इसी रिएक्शन के थ्रू हो रहा है। तो यहाँ पर देखो ब्रेक डाउन हो गया ग्लूकोज का, ठीक है, ब्रेक डाउन हुआ, और प्लस हमें क्या मिली, यहाँ पर हमें मिल गई क्या, एनर्जी, ठीक है। एनर्जी मीन्स क्या, जिससे आप वर्क कर पा रहे हो खाना खाने के बाद ना, वो एनर्जी। तो यहाँ पर क्या है, रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन इसीलिए कही जाती है क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है इस रिएक्शन में ड्यूरिंग द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसीलिए इस रिएक्शन को हम रेस्पिरेशन रिएक्शन कहते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10th के बच्चों के लिए। आपकी बुक में भी ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। इस रिएक्शन को हमने जस्ट रिवर्स करके यहाँ पर लिख दिया, इट वाज जस्ट अ टाइपिंग मिस्टेक बच्चों। चलो यहाँ पर देखो अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है। तो दोस्त थे, कुछ लड़ाई हुई है ना, लड़ाई हुई, वाइफ्स मैच नहीं कर, चल यार तू अपने रास्ते जा मैं अपने रास्ते जाता हूँ, हुआ क्या, ब्रेक डाउन हो गया, मतलब आपस में टुकड़े हो गए, ठीक है। अगर कहीं भी ऐसा हो रहा है कि एक रिएक्टेंट क्या हो रहा है, ब्रेक होकर के, जैसे ए कोई रिएक्टेंट था, वो ब्रेक होकर के बी और सी या फिर बी सी डी कुछ भी, ठीक है, ब्रेक हो जा रहा है,
रीजन कुछ भी हो सकता है, कुछ भी रीजन हो सकता है, किसी भी बात पे झगड़ा हो सकता है झगड़ा भी ना हुआ हो, आपसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, कुछ भी हो सकता है। तो वो तो इंसानों की बात है, बट यहाँ पर क्या है कि ऐसा किया जा रहा है, मतलब एक सिंगल रिएक्टेंट क्या हो रहा है, ब्रेक हो जा रहा है दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स में, ठीक है। और ऐसा कब हो सकता है, जब हीट दी जाए, इलेक्ट्रिसिटी पास की जाए या लाइट दी जाए, ठीक है। मतलब जो हम किसी भी रिएक्टेंट को एनर्जी दें इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ लाइट, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और वो सिंगल रिएक्टेंट क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। चलो इसके टाइप्स पढ़ते हैं। जो इसके टाइप्स है वो ये हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन एंड फोटो डिकम्पोजिशन। ये तीनों याद कर लो, ये अलग अलग रीजंस की वजह से हो रहे हैं, इनको हम एक एक करके पढ़ते हैं कि ऐसा क्या हो रहा है। देखो सबसे पहले हम थर्मल डिकम्पोजिशन की बात करें। थर्मल का मतलब क्या होता है, हीट, मतलब हमने किसी रिएक्टेंट को हीट दी और रिएक्टेंट टूट गया, तो वो थर्मल का एग्जांपल। जैसे देखो यहाँ पर क्या है, ये बर्नर पे एक लड़की जो है क्या रख रही है, इसने रखा आयरन सल्फेट रखा, देखो यहाँ पे मेंशन है आयरन सल्फेट क्रिस्टल्स, और उसने उसको बॉईल किया, तो ये होता है आयरन सल्फेट का क्रिस्टल। इसने जब इसको बॉईल किया, ये वाला जो साइन है ये हीट का साइन है, जो ट्राइंगल आपको कहीं भी दिखेगा ना बच्चों, ये ध्यान रखो, इसका मतलब होता है हीट, ठीक है। तो उसने उसको हीट जब किया तो आयरन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये तीन प्रोडक्ट बने। आपको दिख रहा है ये कुछ गैसेस जैसी बाहर आती हुई ना, तो सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, इस तरीके से जो है यहाँ पे गैसेस बनती है, ठीक है। अब ये एक चीज ये ध्यान रखो कि जब भी आप इस तरीके के एक्सपेरिमेंट्स अपने लैब में परफॉर्म कर रहे हो, तो कभी भी टेस्ट ट्यूब को सीधा मत रखो अपने माउथ की तरफ, हमेशा उसको टिल्ट करते हुए रखो, कि ताकि अगर इनकेस कोई दुर्घटना होती है तो सावधानी तो है ना, कि वो भाई हमारे माउथ पे कुछ भी स्प्रिंकल नहीं होगा, कि जिसकी वजह से हमारा माउथ क्या रहेगा, सेफ रहेगा, ठीक है। और ना ही अपने पड़ोसियों को उनकी तरफ फेस करो बॉइलिंग ट्यूब का। तो इस तरीके से क्या है, आयरन सल्फेट को जो हमने बॉइल किया, तो ये रिएक्शन भी बच्चों यहाँ पे कलर चेंज भी होता है, और सबसे पहले जो ये रिएक्शन है ना, ये स्लोली होती है। जो आयरन सल्फेट होता है वो सबसे पहले 7 क्रिस्टल्स ऑफ वाटर के साथ एसोसिएटेड होता है, और जब हम उसे हीट करते हैं ना, तो इस तरीके से FeSO4 सबसे पहले अपने क्रिस्टल्स को रिमूव करता है, और फिर हम सेकेंड स्टेप में दोबारा से इसको हीट करते हैं, फिर ये रिएक्शन ऐसे हो रही होती है, ठीक है। ये रिएक्शन याद कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बता रही हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक और जो है रिएक्शन मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें देखो कुछ व्हाइट कलर की कॉटन टाइप का दिख रहा है ना, ये क्रिस्टल्स है कैल्शियम कार्बोनेट के, और जब हमने उनको हीट किया तो देखो पाउडर जैसा बन गया ना, कैल्शियम ऑक्साइड। तो देखो ये है क्या, ये है लाइमस्टोन, या बोल दो इसको क्या, कैल्शियम कार्बोनेट। जब इसको हीट कर रहे हैं जैसा हम वहां कर रहे थे, तो क्या बन गया, ये क्विक लाइम बन गया, क्विक लाइम, ठीक है। और हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या हो गई, रिलीज हो गई, ठीक। ये दूसरा एग्जांपल। तीसरे एग्जांपल में देखो ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज लेड नाइट्रेट ना, और ये देखो गैस बाहर निकल रही है, ब्राउन फ्यूम्स यहाँ पे बाहर निकल रही है बच्चों। तो देखो लेड नाइट्रेट जो होता है ना, ये लेड नाइट्रेट है, इसका फॉर्मूला याद रखो, PbNO3 होल ट्वाइस। जब हम लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं, ठीक, तो प्रोडक्ट बनते हैं लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। ये जो ब्राउन फ्यूम्स है ना, ये इसके हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के हैं ये ब्राउन फ्यूम्स, ब्राउन कलर की जो गैस यहाँ पे निकल रही है। एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाली रिएक्शन, बहुत आती है बोर्ड एग्जाम्स में, ठीक है। तो इसको आप याद रखो। नेक्स्ट देखो मैंने एग्जांपल लिखा है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आपने क्या किया, एक क्या बोलेंगे इसको, कोई भी कंटेनर लिया, ठीक है, और उसमें आपने होल्स किए, 2 होल्स किए, और वहां पे ग्रेफाइट की रॉड रखी है, 2 रॉड रखी है ग्रेफाइट की, और उनके ऊपर एक इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब्स रखी है, ये इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब्स है, ठीक है। और यहाँ पे रबड़ के स्टॉपर लगे हैं, रबड़ के स्टॉपर क्या कर रहे हैं, टेस्ट ट्यूब को खड़ा कर रहे हैं, सीधा खड़ा कर रहे हैं, और फिर यहाँ के थ्रू जो ग्रेफाइट रॉड्स है ना, ये यहाँ पर बैटरी के थ्रू कनेक्टेड है। जो भी जो है नेगेटिव से कनेक्टेड है वो कैथोड कहलाएगा, जो पॉजिटिव से कनेक्टेड है वो एनोड कहलाएगा। एनोड और कैथोड जानते हो ना, एनोड क्या होता है,
एनोड इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड मतलब जो बैटरी के प्लस से कनेक्टेड होगा उसको हम एनोड बोलेंगे, और कैथोड क्या होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है, जो बैटरी के नेगेटिव से कनेक्टेड होता है उसको हम ये बोलते हैं। अब होगा क्या, जब ये रिएक्शन होगी, इसमें पानी भर रखा है, ठीक है, पानी मींस H2O, और हम यहाँ पे क्या पास करा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी। जब हम ऐसा करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे यहाँ पर, तो पानी जो है वो ब्रेक हो जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में। यहाँ पे दो गैसेस निकलेंगी। अब देखो एनोड पर कौन सी गैस निकलेगी, ऑक्सीजन, याद रखना है, ठीक, ऑक्सीजन जो गैस है वो कहाँ निकलेगी, वो निकलेगी एनोड पर, ये तुम्हें ध्यान रखना है, ये बहुत पूछा जाता है। और हाइड्रोजन जो गैस है वो कहाँ निकलेगी, वो निकलेगी कैथोड पर। अब एक चीज और देखो, वाटर का जो मॉलिक्यूल है उसमें पहले ही H2O है, होता है H2O, मतलब पहले से ही H और O के बीच क्या रेशियो होता है, 2:1, ठीक है। अगर 2 रेशियो हाइड्रोजन का है तो 1 रेशियो किसका होता है, ऑक्सीजन का होता है। तो यहाँ पर जो गैस रिलीज होती है बच्चों, वो भी 2:1 में रिलीज होती है। देखो 2H2 निकल रही है ना, मतलब डबल रिलीज हो रही है हाइड्रोजन गैस और सिंगल रिलीज हो रही है ऑक्सीजन गैस। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि व्हाई डज इट हैपन कि जो अमाउंट ऑफ गैस रिलीज होती है इन द इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस ऑफ वाटर वो डबल होती है, मतलब एक गैस डबल होती है दूसरे के अमाउंट का। तो वो क्यों होता है, क्योंकि ऑलरेडी देयर इज अ रेशियो ऑफ 2:1 इन द वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ क्योंकि वाटर ब्रेक हो गया, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में हो रही है, तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है फोटो इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ये ना। फोटो इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है बच्चों की, देखो फोटो का मतलब होता है सनलाइट। अगर कोई भी चीज सनलाइट की प्रेजेंस में ब्रेक हो जाए, टूट जाए सनलाइट की प्रेजेंस में, तो उसको हम फोटो इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक चाइना डिश है, इसमें क्या रखा हुआ है, कुछ पाउडर टाइप का रखा हुआ है और बाहर से खिड़की खुली है जहां से सनलाइट आ रही है, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, थोड़ी देर के बाद क्या होगा कि ये जो सिल्वर ब्रोमाइड रखा हो सकता है या फिर सिल्वर क्लोराइड भी रखा हो सकता है, और यहाँ पर आप HNU लिख दो या फिर सनलाइट का डायग्राम बना दो या सनलाइट लिख दो, डजंट मैटर, ठीक है। सब लोग सनलाइट, सब तीनों सिंबल सनलाइट को ही शो करते हैं। तो होता है क्या है कि ब्रेक डाउन हो जाता है Ag और निकलेगी Cl2 गैस। जो गैस तो है वो तो उड़ जाएगी, बाकी क्या बचेगा, सिल्वर, ठीक है। तो व्हाइट से जो कलर होता है ना, इसका व्हाइट होता है, और जो कलर बचेगा वो कलर क्या बचेगा, ग्रे, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक सिंगल रिएक्टेंट क्या हुआ, ब्रेक हुआ, और किसकी प्रेजेंस में ब्रेक हुआ, सनलाइट की प्रेजेंस में ब्रेक हुआ। तो इसीलिए इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। कोई भी एग्जांपल लिख दो दोनों में से, चाहे ये एग्जांपल लिख दो चाहे ये एग्जांपल लिखो। ओके, नाउ वी हैव रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है बच्चों, एक सीरीज बनाई गई है मेटल्स की, और उस सीरीज में मेटल्स को उनके घटते हुए रिएक्टिविटी के फॉर्म में लिखा हुआ है। जैसे ये यहाँ पर आप इसको कुछ ऐसे याद करो, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, CUAGAGIO। मैं ऐसे ही याद करती हूँ, मैं अपने स्टूडेंट्स को भी ऐसे ही बताती हूँ कि आप भी ऐसे ही याद करो ना। तो इस तरीके से आप याद कर लोगे, आपको पता चल जाएगा कि कौन सी मेटल जो है वो हाई रिएक्टिव है, कौन सी मेटल लो रिएक्टिव है। जो हाई रिएक्टिव मेटल होती है वो हमेशा डोमिनेटिंग होती है, मतलब वो लो रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर सकती है। तो हम यहाँ पर ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमें अगली रिएक्शन जो सीखनी है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए हमें पता होना चाहिए कि कौन सी मेटल हाई रिएक्टिव है और कौन सी मेटल लो रिएक्टिव है। सो दिस इज जस्ट अ इंट्रो, ये दोबारा से आएगी आपके एक दूसरे तीसरे चैप्टर में, तब वहां भी हमें इसका इंट्रोडक्शन मिलेगा। अब देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, देखो ऐसा पहले भी पढ़ा है ना, ये कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन और उसमें आयरन नेल को क्या कर रखा है, डिप कर रखा है, यानी कि आयरन और कॉपर सल्फेट। तो दो मेटल यहाँ पे दिख रही है ना, एक आयरन और एक कॉपर। चलो आयरन और कॉपर, चलो देखते हैं कौन ज्यादा रिएक्टिव है आयरन और कॉपर से। देखो रिएक्टिविटी सीरीज में देखो आयरन कहाँ है, ये, कॉपर कहाँ है, ये, ठीक। तो कौन ज्यादा रिएक्टिव है,
ये रहा हमारा आयरन, ये रहा हमारा कॉपर। तो आयरन ऊपर है तो आयरन क्या है, वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होगा। अब ज्यादा रिएक्टिव होने का एडवांटेज क्या है कि आयरन क्या करेगा, वो कहेगा कॉपर से चल हट यहाँ से, ठीक, मैं तुझे डिस्प्लेस करना चाहता हूँ, ठीक है। अगर एक एक क्लास है, उसमें एक ए बंदा है, एक स्टूडेंट ए है और एक स्टूडेंट बी है, और बी का दोस्त सी है। सी इज एम्बिशियस, जो हमेशा अच्छे बच्चे के साथ बैठना चाहता है, और ए अच्छा बच्चा है, ए बी से ज्यादा अच्छा बच्चा है, तो ए क्या करेगा, बी को क्या कर देगा, हटा देगा, हटा करके ए सी बन जाएगा, और बी बेचारा क्या हो जाएगा, अकेला हो जाएगा, उसकी सी से दोस्ती क्या होगी, टूट जाएगी। तो ऐसी रिएक्शन जहां भी हो रही है उसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। मतलब एक हाई रिएक्टिव एलिमेंट मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से या सॉल्यूशन से, ठीक है। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है, देखो देखो यहाँ पे कॉपर जो है वो आयरन से क्या है, लेस रिएक्टिव है, सो दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। हमेशा ध्यान रखो, अगर कोई भी रिएक्शन आ रही है बोर्ड एग्जाम में तो जस्ट गो थ्रू द रिएक्टिविटी सीरीज आल्सो एंड फाइंड आउट कि कहीं मैं गलती तो नहीं कर रही, अरे यार मेरे को पता है प्रोडक्ट बनने वाला है, पर फिर भी मैं रिएक्टिविटी सीरीज को देखूंगी कि भाई ज्यादा रिएक्टिव है या कम रिएक्टिव है। कम रिएक्टिव है मेटल अगर लेफ्ट में है और हाई रिएक्टिव मेटल को जो है डिस्प्लेस करना चाहती है तो नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में देखो, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ, ए बी और सी डी, ये दो फ्रेंड्स हैं, ठीक है। दोनों जो है ए और बी का फ्रेंड है और सी क्या है, डी का फ्रेंड है। ए बी से खुश नहीं है और सी डी से खुश नहीं है, बट ए जो है वो सी से क्या कहता है, यार चल तू मेरे फ्रेंड को अपना दोस्त बना ले, और सी कहता है चल ठीक है मैं तेरे फ्रेंड को अपना दोस्त बना लेता हूँ। तो जो नया प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, ए और सी की जगह क्या होगी, चेंज हो जाएगी, मतलब बनेगा यहाँ पर सी की जगह पर ए आ जाएगा, तो क्या बनेगा, ए सॉरी क्या बनेगा, सी बी, और क्या बनेगा, ए डी। देखो यही बनेगा, ठीक है, यही बनेगा, ठीक है। इसको मैं इरेज कर देती हूँ, ये इसको मैंने इरेज कर दिया, यही बनेगा। देखो एक बार चेक करो, ए की जगह पर सी आ गया तो सी भी बन गया, और सी की जगह पर ए आ गया तो ए डी बन गया। तो इस तरीके से रिएक्शन हो गई, मतलब एक्सचेंज हो जाएगा पार्टनर्स का, फ्रेंड्स का एक्सचेंज हो रहा है। देखो यहाँ हो रहा है क्या ऐसा, देखो बी ए किसका फ्रेंड है, Cl2 का, Na किसका फ्रेंड है, सल्फेट का। तो भाई बी ने कहा चल मेरे को सल्फेट के साथ रहने दे, और Na ने कहा चल ठीक है मैं क्लोरीन के साथ आ जाता हूँ। तो जब Na क्लोरीन के साथ आया तो सोडियम क्लोराइड बन गया, ठीक है। और जब Ba जो है वो सल्फेट के साथ आया तो BaSO4 बन गया। तो इस तरीके से यहाँ पर हो रहा है क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट, मतलब दो लोग अपनी जगह छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो द रिएक्शन इन विच एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स टेक्स प्लेस टू गिव न्यू प्रोडक्ट्स, इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। और बच्चों एक चीज ध्यान रखोगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में अगर प्रेसिपिटेट बनता है, प्रेसिपिटेट मतलब सॉलिड इन लिक्विड, और वो नीचे बैठ जाता है, सेटल डाउन हो जाता है, तो इस रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट होती है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। देखो एक एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं, ये हमारा लेड नाइट्रेट है, ये हमारा पोटेशियम आयोडाइड है, दोनों कलरलेस होते हैं, दोनों को हमने पानी में घोला, लेड नाइट्रेट को पानी में घोला, पोटेशियम आयोडाइड को पानी में घोला, उनके सॉल्यूशंस बन गए, देखो दिख रहा है ना ये ठीक है, ये दोनों सॉल्यूशंस हैं, ये कलरलेस है ना दोनों पहले, फिर जब दोनों को मिक्स करा आपस में मिलाया तो सडनली कलर चेंज हो गया। कलर चेंज क्यों हुआ, क्योंकि नया प्रोडक्ट बना है ना, क्योंकि लेड ने किससे दोस्ती कर ली, आयोडीन से, और पोटेशियम ने किससे दोस्ती कर ली, नाइट्रेट से। तो भाई ये दो नए प्रोडक्ट बने, और यहाँ पे येलो कलर का जो पीपीटी बन रहा है ना, वो किसका है, वो है लेड आयोडाइड का, ठीक है। ये होता है यहाँ पर येलो पीपीटी, प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो इस रिएक्शन में ये एक्टिविटी आपको बुक में दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अब
ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया। मैंने आपको पढ़ाया क्या? मैंने आपको पढ़ाया कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की, मैंने अपना बेस्ट दिया, बट फिर भी तुमको लगता है कि कहीं कोई कमी रह गई है, कुछ दिक्कत आ रही है, मैं जल्दी पढ़ा रही हूँ और मुझे थोड़ा और टाइम लेना चाहिए, या फिर मैं धीरे पढ़ा रही हूँ, मुझे और फास्ट पढ़ाना चाहिए, वाकई में अगर तुम क्लास 10 के बच्चे हो और वाकई में मुझसे पढ़ना चाहते हो, तो और मेरी वीडियो को अच्छे से देख रहे हो, समझ रहे हो हर चीज को, और फिर भी कुछ कमी लग रही है, तो प्लीज बताओ, कमेंट करके बताओ, बिकॉज रियली आई वॉन्ट टू मैच माई वाइब विथ यू, रियली आई वॉन्ट टू बी योर फ्रेंड, बट प्लीज उसके लिए तुम्हें कमेंट करना पड़ेगा और मुझे बताना होगा। अगर तुम मुझे ये बातें बताओगे, ठीक है, कि मैंने कैसा पढ़ाया, तो मुझे अच्छा लगेगा, है ना, और मैं अगली वीडियो में हो सकता और अच्छा पढ़ाऊं, ठीक है, और अच्छा पढ़ाऊं और बढ़िया पढ़ाऊं, ताकि तुमको और अच्छा लगे। और इस तरीके से अगर हम खुशी खुशी अपना कोई भी काम करेंगे, अच्छे से हम पढ़ाई करेंगे, तो हमारा रिजल्ट क्या होगा? बढ़िया होगा, है ना, अच्छा होगा। बट उसके लिए तुम्हें मेरे साथ दोस्ती करनी होगी, मुझे अपना फ्रेंड बनाना होगा और मेरी बातों को समझना होगा ध्यान से, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज बताओ, मैं फिर से कह रही हूँ, और इसी तरीके से मेरे चैनल को देखते रहो, मुझे बताते रहो, मुझे समझते रहो और समझाते रहो, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।